हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 2 में अध्याय 2, जिसमें मन के आकारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाना है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मन का आकारात्मक पहलू के संदर्भ में मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड के कंट्रीब्यूशन को समझ लेना काफ़ी आवश्यक है। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में जान चुके कि असामान्यताओं को लेकर और मानसिक बीमारियों को लेकर इतिहास में क्या क्या धारणाएं रही हैं, उन धारणाओं के आधार पर असामान्यता का या मानसिक रोग का कारण उस समय के फिलोसफर या मनोवैज्ञानिक बायोलॉजिकल मानते थे। वो लोग साइकोलॉजिकल काउजेस को कभी भी महत्व नहीं दिया। लेकिन जब से डॉक्टर सिगमंड फ्रायड का आगमन हुआ, उन्होंने बताया कि जिस तरह से शारीरिक व्याधियां होती हैं, ठीक उसी तरह से असामान्यता का मनोवैज्ञानिक कारण है, और यदि हम उस कारण को दूर कर देते हैं तो रोगियों में असामान्यता का गुण या अवगुण समाप्त हो जाता है। उनके फ्रायड के इस विचारधारा को साइको एनालिटिक या साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद के नाम से जाना गया, एवं उनके द्वारा जो इलाज की बात की गई उसको साइको एनालिसिस कहा जाने लगा। तो साइको एनालिटिक व्यू पॉइंट्स मानसिक रोग को समझने के लिए था, और उसके उपचार के लिए जो उन्होंने विधियां बताईं वह साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषणवाद कहलाया। बाद के मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें एडलर, जुंग, मेनिंगर, हॉर्नी, सुलिभान, अन्ना फ्रायड, इरिक फॉर्म आदि नव व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक एवं अन्य मनोवैज्ञानिक आते हैं, उन लोगों ने भी मनोविश्लेषणवाद से मिलती जुलती दूसरी विचारधारा को उत्पन्न किया, और दूसरी विचारधारा के बारे में असामान्यता को मानसिक रोग के इलाज की बात की, जिनका नाम साइकोडायनामिक अप्रोच या मनोगतिकी विचारधारा कहा गया, इस नाम से जाना गया। फ्रायड का विचारधारा चूँकि काफ़ी जटिल था, अतः इस जटिलता के वजह से समझने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी, और इस जटिलता को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना ज़रूरी समझा, जिसमें पहला था साइकिक और मेंटल एस्पेक्ट, दूसरा था साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, तीसरा था मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटल मैकेनिज्म, मानसिक संघर्ष एवं मनोरचनाएं, और चौथा था थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। हमारा संबंध अध्याय के अनुसार आज मेंटल एस्पेक्ट से है, मानसिक पहलू से है। फ्रायड का विचार था कि व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके विकास, व्यक्तित्व तथा ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया जाए। व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन का अध्ययन करने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के मन या मानसिक पहलू का अध्ययन किया जाए, अर्थात उसके अंतरात्मा, सेल्फ और साइट का अध्ययन करना उन्होंने बहुत आवश्यक समझा। और इस आधार पर माइंड को, मन को फ्रायड महोदय ने दो वर्गीकरण के आधार पर समझाने की कोशिश की, जिसमें पहला था मन का आकारात्मक पहलू, जिसे अंग्रेजी में टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड के नाम से भी जाना जाता है,
और दूसरा था मन का गत्यात्मक पहलू या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, डिनामिकल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, आकारात्मक एवं संरचनात्मक पहलू। लेकिन हमारा संबंध अभी टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट से है। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में बताने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि आकारात्मक पहलू से तात्पर्य वैसे पहलू से होता है जहां संघर्षमय परिस्थिति की गत्यात्मकता अर्थात कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन का जो डिनामिकल या डायनामिक्स है वह उत्पन्न होती है। ब्राउन के शब्दों में मन का आकारात्मक पहलू वह है जहां संघर्षमय परिस्थितियों को गत्यात्मकता उत्पन्न होती है। फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक पहलू के मुख्यतः 3 पार्ट्स हैं: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस। अब सबसे पहले हम चेतन के बारे में जानेंगे और उसकी चर्चा करेंगे कि चेतन से सिगमंड फ्राइड महोदय का क्या अभिप्राय था, चेतन को बताते हुए उन्होंने क्या बात कही। चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से है या मन के उस पार्ट से है जहाँ वर्तमान समय में जो संवेग, अनुभव, संवेदनाएं जो भी हो रही होती है उसको चेतना कहते हैं या चेतन कहते हैं। अर्थात जिन विचारों, इच्छाओं, अनुभवों एवं परसेप्शन से हम वर्तमान समय में अवगत होते रहते हैं उसे ही चेतन कहा गया। जैसे कोई शिक्षक, मेरा ही उदाहरण मान लीजिए कि मैं क्लास ले रहा हूँ और आप उस बात को सुन रहे हैं। मेरे लेक्चर से आप में जो परसेप्शन हो रहा है, जो अनुभूति हो रही है, जो संवेदना की उत्पत्ति हो रही है, वही चेतन अवस्था कहलाएगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध असामान्य मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है किस्कर। उन्होंने हाल में 1985 में चेतन को परिभाषित करते हुए कहा कि चेतन क्रियाओं का संबंध तात्कालिक अनुभवों से होता है। मतलब इमीडिएट, तत्काल जो हमको आपको अनुभव होता है किसी चीज़ को देखने के उपरांत, उसे ही चेतन कहा जाता है। जब व्यक्ति किसी से बातचीत करता है तो उससे संबंधित जो अनुभव एवं विचार होते हैं या जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वही चेतना कहलाता है। अब यदि चेतन को या उसके विशेषताओं पर चर्चा करेंगे तो और भी स्पष्ट हम समझ पाएंगे कि फ्राइड महोदय ने चेतन की जो बात की वह क्या है, कॉन्शस क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले चेतन मन का संबंध बाहरी जगत की वास्तविकताओं के साथ सीधा होना होता है। बाहरी दुनिया से जब हम देखते रहते हैं कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, बाहर में बरंडा पर या रोड पे 2 व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं, शोरगुल हो रहा है, तो वर्तमान परिस्थिति में होने वाला अनुभव चेतना कहलाया। दूसरा, इसके आकार की चर्चा करते हुए यह बताया गया कि मन का यह सबसे छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट के रूप में यह जाना जाता है। जब आप चित्र बनाएंगे और चित्र को याद करेंगे कि जिस त्रिभुजाकार से फ्राइड ने इसको समझाने की कोशिश की, उसमें सबसे ऊपर के भाग को चेतन कहा और यह बहुत ही छोटा भाग था। चेतन मन में वर्तमान विचारों एवं घटनाओं का जीवित स्मृति चिन्ह होते हैं। क्योंकि जब हम चेतना करते रहते हैं तो किसी वस्तु को देखने पर ज्ञानेंद्रियों के सहारे जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, तो उस ज्ञान को मस्तिष्क में ले जाने के लिए और मस्तिष्क में जब उसका अर्थ लगता है तो वहाँ एक मेमोरी ट्रेस बनता है।
जिस प्रकार हम स्लेट में एक लकीर खींचते हैं, उसी तरह मस्तिष्क में बहुत से मेमोरी ट्रेसेस होते हैं। वह किसी न किसी संवेदना, किसी न किसी ज्ञान, किसी न किसी प्रत्यक्षीकरण, किसी न किसी अनुभव या शिक्षण से संबंधित होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे से मस्तिष्क में करोड़ों अरबों की संख्या में मेमोरी ट्रेसेस हमारे मस्तिष्क में चिन्हित रहते हैं और वो स्टोर रहते हैं। वहाँ के स्टोर हाउस में एक तरह से समझ लीजिए कि भंडार गृह में वो सुरक्षित रहते हैं। तो चेतना का संबंध उसी से माना जाता है कि जब मस्तिष्क में जो मेमोरी ट्रेस रहते हैं और वह तुरंत याद करने पर जब वह आसानी से हम उसको पहचान लेते हैं या याद आ जाते हैं, तो वह अवस्था, वहाँ तक की अवस्था चेतना कहलाती है। चेतन मन पर्सनल होता है, नैतिक होता है, सामाजिक होता है एवं कल्चरल आइडियाज़ का भंडार माना जाता है। अर्थात व्यक्तिगत नैतिकता की बातें जिसमें हो, समाज के बारे में जो उच्च आदर्श लेके सोचता हो, सांस्कृतिक आदर्शों का जहाँ समावेश हो, या हम लोग जो कोई काम करते हैं तो इन सब चीज़ों को काम करते के वक्त जब हमको बोध होता है कि यह उचित है या अनुचित है, संस्कृति इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता है, समाज इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता है, और समाज में कौन कौन सा काम उचित है, कौन कौन सा अनुचित है, तो इसका सीधा संबंध हमको समझ लेना चाहिए कि चेतना से होता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि चेतना हमें वास्तविकता की जानकारी देता है, चेतना हमें उचित अनुचित का ज्ञान देता है, और चेतन के आधार में वर्तमान में घटित हो रहे घटनाओं को हम तौलते हैं आदर्श से, संस्कृति से, सामाजिक मूल्य मान्यताओं से, और उसके अनुसार हम कोई कार्य करते हैं। तो यह चेतना का बहुत ही बड़ा गुण हुआ। तो अभी जितने भी गुणों की चर्चा हुई उसको देखने से स्पष्ट हुआ कि चेतना का अर्थ वर्तमान में घटित होने वाली क्रियाएं हैं, जो तत्क्षण अनुभूति होती है, वही चेतना होता है। मनोवैज्ञानिकों ने, खासकर फ्राइड ने, एक बर्फ के टुकड़े से उदाहरण देते हुए बताया था कि चेतना ठीक उसी रूप में है और ठीक उसका आकार उसी रूप का है जिस रूप का एक बर्फ का टुकड़ा यदि पानी में डाल दिया जाता है तो अधिकतर भाग, लगभग 85 से 90% भाग वह पानी में डूब जाता है बर्फ़ का टुकड़ा, और बहुत कम ही भाग, 5 से 7% भाग पानी का ऊपर रह जाता है। तो जो ऊपर रह जाता है उसी को चेतना कहा। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे मानसिक पहलू में, हमारे मन में चेतना का स्थान कितना है। हालांकि समझाने के दृष्टिकोण से फ्राइड महोदय ने एवं मनोवैज्ञानिकों ने चेतना की व्याख्या की, लेकिन सच तो यह है कि असामान्य मनोविज्ञान का अधिकतर संबंध चेतना से बहुत कम ही है, बल्कि अर्धचेतन एवं अचेतन अवस्था से बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैंने मन के पहलू के बारे में चर्चा करते हुए जो मन का टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट था उसकी चर्चा की। उसमें भी हमने जो टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड है उसमें हमने चेतना की चर्चा की और यह समझने की कोशिश की कि चेतना क्या है, कॉन्शसनेस की किस स्थिति को कहते हैं, कॉन्शसनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मन के उस टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे जिसे अर्धचेतन या सब कॉन्शस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं वो इसको ध्यान से पढ़ के आइए। चेतना के बारे में कोई प्रश्न हो या टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में कोई मन में प्रश्न हो, फ्राइड के साइको एनालिटिकल जो व्यू पॉइंट है उस पर भी अध्ययन करके आइएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम बताने की कोशिश करेंगे कि मन का जो आकारात्मक पहलू के अंतर्गत आने वाला दूसरा भाग सबकॉन्शस है, वह क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने उसको क्या परिभाषित किया है और असामान्य मनोविज्ञान में उसका क्या महत्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।